मैं वीना चौरसिया अपने YouTube चैनल गुरुकुल में आपका स्वागत करती हूँ। हिस्टोलॉजी सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने सरफेस एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस किया था तथा उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स के स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण को डिस्कस करूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं फुल स्क्रीन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने की सलाह देती हूँ, जिससे आप डायग्राम के माइन्यूट डिटेल्स को देख पाएं। एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स में पोलैरिटी यानी ध्रुवता पाई जाती है। जिस प्रकार एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल निश्चित होता है, उसी प्रकार एक कोशिका में बेसल पार्ट यानी आधार, एपिकल पार्ट यानी शीर्ष भाग तथा लेटरल साइड निश्चित होता है। इस प्रकार कोशिकाओं में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से तीन प्रकार के पोलैरिटी या ध्रुवता पाई जाती है। इन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स का अर्थ होता है एरिया ऑफ एक्टिविटी यानी कार्य का क्षेत्र। इस प्रकार कोशिका में तीन डोमेन्स होते हैं: एपिकल डोमेन, लेटरल डोमेन और बेसल डोमेन। एपिकल डोमेन में सेल का फ्री भाग आता है जो बाहर की तरफ फेस करता है या फिर क्लोज्ड कैविटी के ल्यूमन की तरफ होता है। लेटरल डोमेन दूसरी कोशिकाओं से लगा हुआ या जुड़ा हुआ भाग होता है। बेसल डोमेन बेसल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस डायग्राम में देखिए, ये एपिकल डोमेन है, ये बेसल डोमेन है तथा ये लेटरल डोमेन है। ये टिश्यू फॉर्म में भी देखिए, ये एपिकल डोमेन, बेसल डोमेन और ये लेटरल डोमेन। सबसे पहले हम एपिकल डोमेन के स्पेशलाइजेशन को देखते हैं, यानी शीर्ष भाग में जो विशिष्टीकरण मिलता है उसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है माइक्रोविलाई। एक कोशिका में लगभग 3000 माइक्रोविलाई हो सकते हैं। इसकी लंबाई 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है तथा इसका डायमीटर 0.1 से 1 माइक्रोमीटर का हो सकता है। ये बेसिकली सेल के सरफेस को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इन सेल्स का जो फंक्शन होता है, मतलब जिसमें माइक्रोविलाइज मिलती हैं जिन सेल्स में, उनका मेन जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है। इनमें किसी भी प्रकार का एक्टिव मूवमेंट नहीं होता है। दूसरे टाइप का एपिकल स्पेशलाइजेशन है स्टीरियोसीलिया। ये एक सेल में 50 से 100 तक की संख्या में हो सकते हैं। इनमें भी किसी प्रकार का एक्टिव मूवमेंट नहीं होता है। इनका फंक्शन एब्जॉर्प्टिव और सेंसरी होता है। तीसरे टाइप का जो स्पेशलाइजेशन है वो है सीलिया। ये एक सेल में करीब 300 तक हो सकते हैं तथा इनकी लंबाई 7 से 10 माइक्रोमीटर की होती है और इसका डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। ये एक्टिव मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं। ये ट्रैकियल एयरवेज को क्लियर तथा म्यूकस को मूव कर सकते हैं तथा ओविडक्ट में ओवम के ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका रोल होता है। चौथे प्रकार का एपिकल स्पेशलाइजेशन है फ्लैजिला। ये जनरली एक कोशिका में एक ही होता है, पर कई बार एक कोशिका में दो भी पाया जा सकता है। इसकी लंबाई 15 से 20 माइक्रोमीटर की होती है तथा ये विप लाइक मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण सेल आगे की तरफ मूव करता है। ये सीलिया की अपेक्षा लंबा होता है और ह्यूमन बॉडी में एक ही फ्लैजिलेटेड सेल पाया जाता है, वो है ह्यूमन स्पर्म। अब हम एपिकल डोमेन के स्पेशलाइजेशन को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोविलाइज को। माइक्रोविलाई को हम ब्रश बॉर्डर या स्ट्रेटेड बॉर्डर भी कहते हैं। ये सेल का एक ऐसा एक्सटेंशन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होता है। इसका कोर एक्टिन फिलामेंट का बना होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर के एक्टिन फिलामेंट्स हैं तथा आउटर पार्ट जो ये ग्रीन कलर का है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। करीब 20 से 30 एक्टिन फिलामेंट मिलकर के सेंट्रल फिलामेंटस कोर बनाते हैं। ये क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर में भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेंट्रल एरिया जो है ये ब्लू कलर का, ये एक्टिन फिलामेंट का है तथा पेरिफेरी में ये जो ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये एक्टिन फिलामेंट लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं तथा कुछ फिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पैरेलल भी हैं। इसके साथ ही केराटिन के बने हुए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसको जोड़ने का जो काम करते हैं इन्हें लिंकर्स कहते हैं और ये फिम्ब्रिन और विलिन हैं, ये ही लिंकर्स का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मायोसिन 1 है जो एक्टिन फिलामेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ रहा है, वहीं फॉर्मिन अन्य प्रोटीन के साथ एक्टिन के फ्री एंड को
कैप कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ एक्टिन फाइबर्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पैरेलल भी हैं और ये इसके अंदर ये क्रॉस लिंक्ड फिलामेंटस मेशवर्क टाइप का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इस मेशवर्क को टर्मिनल वेब कहा जाता है। और ये जो एक्टिन फिलामेंट जो लंबाई में है, ये लॉन्गिट्यूडनली जो है, ये इस मेशवर्क के अंदर एक तरह से एंकर हो जाते हैं या धंस जाते हैं। इस टर्मिनल वेब का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मायोसिन 2। एक मतानुसार ये 2 माइक्रोविलस के बीच के स्पेस को रेगुलेट करता है। इसके कंट्रैक्शन से 2 माइक्रोविलाइज के बीच का स्पेस कम हो जाता है। इस तरह मायोसिन 2 है, ये 2 माइक्रोविलाइज के बीच के जो स्पेस है उसको रेगुलेट करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टीरियोसीलिया। ये स्टीरियोसीलिया एक्चुअली में ट्रू सीलियाज नहीं होते हैं, बल्कि ये लॉन्ग माइक्रोविलाइज ही होते हैं। ये बंडल के फॉर्म में मिलते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन और सेंसरी। इंटरनल ईयर में इनका सेंसरी फंक्शन होता है तथा एपिडाइडमिस में इनका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक स्टीरियोसीलियम के 3 पार्ट्स होते हैं, बेस, शैफ्ट और टिप। इसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, नीचे टेपरिंग सा है। ये स्टीरियोसीलिया हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, एक स्टेयरकेस यानी कि एक सीढ़ी नुमा तरीके से ये अरेंज रहते हैं। अपने साइड वाले स्टीरियोसीलिया से ये लिंक्ड होते हैं। ये देखिए बेस के पास एक एंकल लिंक है और फिर शैफ्ट के पास एक शैफ्ट कनेक्टर है और हॉरिजॉन्टल जो टॉप कनेक्टर है ये थोड़ा सा इसके शैफ्ट कनेक्टर के ऊपर है। और सबके देखिए सारे जितने भी स्टीरियोसीलियाज हैं इनके जो टिप है ये भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब भी किसी स्टीरियोसीलिया में कोई मूवमेंट होता है तो सभी जो सीलियाज हैं उसके अंदर ये मूवमेंट पास हो जाता है। ये मूव तो करता है पर फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। अब इसका मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर देखते हैं। इसका जो कोर होता है ये पैरेलली अरेंज्ड एक्टिन का बना होता है जो एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होता है। ये एक्टिन फिलामेंट सेल के टर्मिनल वेब में एंकर्ड होता है। इसका टिप बहुत ही स्पेशलाइज होता है तथा यहाँ पे कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे मायोसिन 15, विरलिन, मायोसिन 3A एंड 3B, एस्पिन वगैरह। स्टीरियोसीलियाज के बाद हम सीलिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सीलिया भी मेम्ब्रेन कवर्ड एक्सटेंशंस होते हैं और ये वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है ट्रैप्ड मटेरियल और म्यूकस को मूव करना। जिन एपिथेलियम के ऊपर सीलिया पाया जाता है उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। और सीलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है और सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ओविडक्ट में मिलता है। इनको क्रॉस सेक्शन में हम देख लेते हैं। इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में होता है और 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में एक रेगुलर इंटरवल पर अरेंज्ड होते हैं। ये अरेंजमेंट पूरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रन करता है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेंटर में दो ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है और ये पेरीफेरी में ये देखिए ये 9 और यहाँ पे पूरे लॉन्गिट्यूडनली ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये रन कर रहे हैं। अब हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लैजिला एक तरह से लॉन्ग सीलिया ही होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सीलिया के समान ही होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल है और बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पर अभी जो अरेंजमेंट होता है वह 9+2 होता है, लेकिन बेसल बॉडी में आप ये देखिए यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट होता है और पेरीफेरी में 3 माइक्रोट्यूब्यूल का 9 सेट है और सेंटर में किसी भी प्रकार का माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो माइक्रोविलाइज, स्टीरियोसीलिया, सीलिया और फ्लैजिला ये थे एपिकल डोमेन के स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हम लेटरल डोमेन के स्पेशलाइजेशन पर आते हैं। जब कोई सेल किसी दूसरे सेल के साथ अटैच होता है, साइड से जो अटैच होता है, तो 4 प्रकार के स्पेशलाइजेशन की संभावना होती है। पहला है जोना ऑक्लूडेंस यानी कि टाइट जंक्शन, दूसरा है जोना एडहेरेंस
यानी कि एडहेरेंट जंक्शन, इनको बेल्ट डेस्मोसोम्स या इंटरमीडिएट जंक्शंस भी कहा जाता है। तीसरा है मैक्यूला एडहेरेंस, इनको हम स्पॉट डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। चौथे प्रकार का जो जंक्शन है दैट इज नेक्सस, इसको हम गैप जंक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम जोना ऑक्लूडेंस को देखते हैं। जोना का मतलब होता है जोन या एरिया, ऑक्लूड का मतलब होता है टू ब्लॉक और सील। इसमें दो समीपवर्ती कोशिकाओं के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होकर सील हो जाते हैं। इनके बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है तथा वाटर और सॉल्यूट के फ्लो पर पूरी तरह रोक लग जाता है। दो कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जंक्शन पर एक तरह से शाखित लड़ियों के समान ये दिखाई देता है, दैट इज नेटवर्क ऑफ सीलिंग स्ट्रैंड्स के रूप में हमें ये दिखाई देता है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर देखें तो जोना ऑक्लूडेंस के फॉर्मेशन में करीब 40 जो है प्रोटीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से जो मेन है वो है क्लाउडिन, ऑक्लूडिन और जैम। जैम है जंक्शनल एडहेशन मॉलिक्यूल। इनमें से कुछ प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेनस होते हैं, यानी प्लाज्मा के आर पार से गुजरते हैं, तथा कुछ साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्मिक प्लैक फॉर्म करते हैं। प्लैक एक तरह का थिक स्पॉट होता है, पट्टिका की तरह एक स्पॉट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लाउडिन, ऑक्लूडिन तथा जैम जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है। और जोना ऑक्लूडिन 1, 2 एंड 3 कुछ दूसरे प्रोटीन्स के साथ ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर इधर और उधर प्लेक का फॉर्मेशन कर रहे हैं तथा साइटोस्केलेटन का एक्टिन इसी से जुड़ रहा है। तो ये जो टाइट जंक्शन है ये इसका मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है। अब देखिए जोना एडहेरेंस या एडहेरेंट जंक्शन। जोना एडहेरेंस भी दो कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है तथा जोना ऑक्लूडेंस के नीचे पाया जाता है। इसमें दो समीपवर्ती प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह जुड़े होते हैं जैसे इनको वेल्ड कर दिया गया हो या जिप अप कर दिया गया हो। ये बैंड के जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें बेल्ट डेस्मोसोम भी कहा जाता है। अगर इनके मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर को देखें तो यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन कैडहेरिन ई है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। साथ ही कैटेनिन, विनकुलिन तथा एक्टिन जैसे प्रोटीन का भी रोल होता है। विनकुलिन जो होता है ये साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट को कैटेनिन से जोड़ता है तथा कैटेनिन जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेनस ई कैडहेरिन से जुड़ा होता है। और ये दो कोशिकाओं के जो ई कैडहेरिन होते हैं ये इंटरसेलुलरली आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। तो ये इस तरह से जो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है ये जो है जोना एडहेरेंस का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है। अब आता है मैकुला एडहेरेंस या स्पॉट डेस्मोसोम। मैकुला एडहेरेंस दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समकक्ष स्पॉट्स को जोड़ता है, यानी कि इक्विडिस्टेंट एरियाज जो होते हैं दो एडजेसेंट सेल के उनको जोड़ता है। मैकुला जो एक लैटिन शब्द है उसका अर्थ होता है स्पॉट। तो मैकुला एडहेरेंस खासकर ऐसे एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में मिलता है जिन्हें एब्रेशन या घर्षण का सामना करना पड़ता है, जैसे स्किन। अब ये जो मैकुला एडहेरेंस है इसके फॉर्मेशन में जिन प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स का रोल होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तरह से जो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं। इसमें प्लैक या पट्टिका या स्पॉट का निर्माण डेस्मोप्लैकिंग तथा प्लैकोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। और डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन जो कैडहेरिन फैमिली के मेंबर्स हैं इन प्लैक्स को जोड़ते हैं। ये देखिए डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन ये इंटरसेलुलर लिंक्स बना रहे हैं। और ये प्लेक्स हैं जिनके दो पार्ट्स हैं, आईडीपी यानी इनर डेंस प्लैक एंड ओडीपी आउटर डेंस प्लैक। आईडीपी में डेस्मोप्लैकिन है तथा ओडीपी में प्लैकोग्लोबिन और प्लैकोफिलिन है। एक और ये प्लैकोफिलिन तथा प्लैकोग्लोबिन डेस्मोप्लैकिन से जुड़े होते हैं और दूसरे सिरे से ये डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन से जुड़े होते हैं। डेस्मोप्लैकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो केराटिन का बना होता है उससे जुड़ता है और इस जोड़ को प्लैकोग्लोबिन और प्लैकोफिलिन मजबूती प्रदान करते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है यही टोनोफाइब्रिल कहलाता है। तो ये एक मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है मैकुला एडहेरेंस का। इन तीन टाइप के जंक्शन के बाद
एक चौथा जंक्शन जिसे नेक्सस या गैप जंक्शन कहते हैं, इसे भी देख लेते हैं। नेक्सस को मैक्यूला कम्युनिकेंस भी कहा जाता है, यानी स्पॉट फॉर कम्युनिकेशन। गैप जंक्शन दो एडजेसेंट सेल के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। इनका डायमीटर 0.8 से 1.4 नैनोमीटर तक का हो सकता है। ये सेल के बीच में एक गेटेड पैसेज होते हैं। गेटेड पैसेज का मतलब होता है वो पैसेज जिसकी क्लोजिंग या ओपनिंग रेगुलेट की जा सके। ये डायग्राम में आप देखिए, जब ये ओपन रहता है तो ये इस प्रकार का दिखता है और क्लोज होने पर ये ऐसा दिखता है। इन चैनल से मॉलिक्यूल्स, आयंस और इम्पल्सेस जो होते हैं ये डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाते हैं। तो ये जो पैसेज होता है इनको हम कहते हैं कोनेक्सॉन। एक कंप्लीट गैप जंक्शन चैनल दो कनेक्सॉन का बना होता है, यानी कि दो हेमी चैनल्स का बना होता है। और एक कनेक्सॉन जो होता है ये हेक्सामेरिक होता है, यानी कि इसके अंदर 6 सब यूनिट होते हैं और हर एक सब यूनिट को कोनेक्सिन कहा जाता है। तो कोनेक्सॉन्स और कोनेक्सिन्स इनके वेरियस कॉम्बिनेशन से 4 प्रकार के जो है गैप जंक्शन या नेक्सस बनते हैं। ये हैं होमोमेरिक, होमोटाइपिक, हेट्रोमेरिक, होमोटाइपिक, होमोमेरिक, हेट्रोटाइपिक और हेट्रोमेरिक, हेट्रोटाइपिक। जब किसी कोनेक्सॉन के पूरे 6 सब यूनिट्स सिमिलर होंगे तब हम उनको होमोमेरिक कहेंगे, और जब एक कोनेक्सिन जो है सिमिलर कोनेक्सिन से अटैच होगा तब हम उसको होमोटाइपिक कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे जो रेड कलर और ये जो ब्लू कलर का जो सब यूनिट्स दिखाया गया है ये डिफरेंट टाइप के कोनेक्सिन्स हैं। तो फर्स्ट केस में आप देख लीजिए कि ये जो हाफ चैनल है ये सारा का सारा रेड सब यूनिट से बना हुआ, यानी कि ये होमोमेरिक है, और ये जिसके साथ अटैच हो रहा है वो भी सिमिलर है, इसलिए ये टाइप हो गया होमोमेरिक, होमोटाइपिक। सेकेंड केस में देखिए कि ये दोनों जो हेमी चैनल्स हैं ये दोनों हेट्रोमेरिक है, यानी कि ये डिफरेंट सब यूनिट से बने हुए हैं। लेकिन जब अटैचमेंट इनका हो रहा है तो ब्लू जो है ये ब्लू के साथ ही अटैच हो रहा है और रेड जो है वो रेड के साथ ही अटैच हो रहा है। तो ये हेट्रोमेरिक होते हुए भी ये होमोटाइपिक है। थर्ड केस में आप ये देखिए कि यहाँ पर ये दोनों हाफ चैनल्स जो हैं, ये हेमी चैनल्स जो हैं, ये दोनों होमोमेरिक है, यानी कि इनके जो सब यूनिट्स हैं वो सिमिलर जो है सब यूनिट से बने हुए हैं या कोनेक्सिन से बने हुए हैं। लेकिन जब ये अटैच हो रहे हैं तो ये ब्लू वाला कोनेक्सिन जो है ये रेड वाले कोनेक्सिन से जुड़ रहा है, इसलिए ये हेट्रोटाइपिक हो गया। तो ये होल मतलब जो ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है ये होमोमेरिक, हेट्रोटाइपिक टाइप का हो गया। ये फोर्थ केस में यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो हेमी चैनल्स हैं ये डिफरेंट सब यूनिट से बने हुए हैं, दोनों ही डिफरेंट सब यूनिट से बने हैं, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू हैं, तो ये हेट्रोमेरिक है। और जब ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे से तभी भी आप ये देखिए ब्लू जो है ये रेड से जुड़ रहा है और रेड वाला जो है ये ब्लू से जुड़ रहा है, तो ये हेट्रोटाइपिक हो गया। तो ये इन टोटल ये हेट्रोमेरिक, हेट्रोटाइपिक टाइप का नेक्सस हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करते हैं। तो लेटर स्पेशलाइजेशन में हमने ये 4 प्रकार के जंक्शंस देखे। अब हम बेसल डोमेन के स्पेशलाइजेशन को देखते हैं। एपिथेलियल सेल्स के नीचे जो होता है ये नॉन सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसे बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बेसल स्पेशलाइजेशन में 2 प्रकार के स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, एक है हेमीडेस्मोसोम और दूसरा है बेसल इनफोल्डिंग्स। सबसे पहले हम हेमीडेस्मोसोम्स देख लेते हैं। ये सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एंकर करता है तथा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डेस्मोसोम के समान ही होता है, पर वन साइडेड या हाफ होता है, इसलिए इसको हेमीडेस्मोसोम कहा जाता है। हेमीडेस्मोसोम में कैडहेरिन के स्थान पर इंटीग्रिन होता है। एक क्लासिकल हेमीडेस्मोसोम जो कि स्ट्रेटिफाइड तथा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मिलता है, उसका जो कोर है वो इंटीग्रिन तथा प्लेक्टिन का बना होता है। यहाँ जो इंटीग्रिन होता है वो इंटीग्रिन अल्फा 6 और बीटा 4, इसके 2 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो इंटीग्रिन का जो बीटा 4 पार्ट होता है वो प्लेक्टिन के साथ बाइंड करता है तथा अल्फा 6 पार्ट जो होता है वो बेसल लैमिना के लैमिनिन के साथ एक जोड़ बनाता है। और प्लेक्टिन दूसरे एंड पर इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ अटैच होता है
डिस्टोनिन एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो हेमीडेस्मोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये कोलेजन 17 तथा इंटरमीडिएट फिलामेंट तथा इंटीग्रिन के साथ भी इंटरैक्ट करता है। तो इस तरह से ये इस सबको कंसोलिडेट करके या जोड़ करके रखता है। तो ये हेमीडेस्मोसोम्स के बाद हम बेसल इन्वेजिनेशन को देख लेते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बेसल सरफेस में पाए जाने वाले इनफोल्डिंग्स होते हैं तथा किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, कोरोइड प्लेक्सस तथा सीलियरी बॉडी में ये पाया जाता है। यहाँ पे जो डायग्राम है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। यहाँ पे ये देखिए कि ये इन्वेजिनेशंस अंदर की तरफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये बेसल मेम्ब्रेन है और इन बेसल इनफोल्डिंग्स के अंदर ये इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं ये आयन पंप और मतलब आयन पंप को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तथा यहाँ पे वाटर और आयंस का जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, डिटेल में देख लेते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू तथा कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके दो लेयर्स होते हैं, एक तो बेसल लैमिना और दूसरा रेटिकुलर लैमिना। ये बेसल लैमिना के दो सब लेयर्स होते हैं, लैमिना ल्यूसिडा और लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लाइट लेयर होता है, इसलिए इसको हम लैमिना रेरा भी कहते हैं। और लैमिना डेंसा जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होता है और ये डार्कर और डेंसर होता है। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो टाइप 4 कोलेजन होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि लैमिनिन और एंटैक्टिन, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं और प्रोटीग्लाइकन्स भी इसके अंदर हमें मिलते हैं। बेसल लैमिना के नीचे रेटिकुलर लैमिना या लैमिना फाइब्रोरेटिकुलरिस पाया जाता है। नाम से पता चलता है फाइब्रोरेटिकुलरिस मीन्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन मिलते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो है बेसल लैमिना से थिक होता है। तो इस प्रकार ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेरियस स्पेशलाइजेशंस को देखा। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।